जूनियर डॉक्टर ने देखा हुआ था, रुबेला IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थी और शी वॉज़ एडवाइज टर्मिनेशन। बजाय इसके कि आप पेन के डर की वजह से अपना ख्वामख्वाह सिज़ेरियन कराएं, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से ना डरें। GBS जो बैक्टीरिया होता है ये आपको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बच्चे के अंदर सेप्सिस, नमूनिया और मेनिंजाइटिस कर सकता है, जो कि गर्दन तोड़ बुखार होता है। बहुत सारी मुझे मदर्स याद हैं, अभी भी पेशेंट्स आते हैं, दुआएं देते हैं कि उनके बच्चे सीधे किए हैं और ऑब्वियसली उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। जैसे नेगेटिव ब्लड आपको मिलता नहीं है, तो मैं अपने पेशेंट्स का टारगेट रखती हूँ कि इनके HB में कम से कम 12 तक टारगेट रखूँ। जो बाकी RH पॉजिटिव होते हैं, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, उनमें मेरा यही टारगेट होता है। अगर 11 भी है दैट इज़ इनफ। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मुस्तनद मालूमात पर मबनी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया अशरफ है। मैं अल खिदमत राजी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बतौर कंसल्टेंट OB-GYN अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हूँ। इससे पहले हमने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने आपको बताई थी कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपने क्या कॉशंस लेनी है, आपने कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी है। उससे बढ़कर हमने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, जिसमें हमने रुबेला टेस्टिंग के बारे में ज़िक्र किया था। हमारे बहुत से जूनियर डॉक्टर्स भी और हमारे पेशेंट्स भी बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं जब रुबेला IgG पॉजिटिव आ जाता है। रुबेला IgG पॉजिटिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको रुबेला इन्फेक्शन है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास रुबेला के इन्फेक्शन के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। और अगर IgG बॉर्डर लाइन या नेगेटिव हो तो उस सूरत में आपने MMR वैक्सीन लगवानी होती है। पहले मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है आफ्टर रुबेला वैक्सीनेशन, लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनमें ये कहा जाता है कि इवन अगर आप अप टू 1 मंथ भी अवॉइड करें प्रेगनेंसी, तो आपको वैक्सीनेशन के कोई रिस्क लेटर ऑन नहीं होते हैं। तो अगर आपकी रुबेला IgG एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं या बॉर्डर लाइन है तो MMR वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी रुबेला IgG नेगेटिव या बॉर्डर लाइन होता है, हम डिलीवरी के बाद उनको MMR वैक्सीन लगवाते हैं। तो उसमें वैसे ही वो परप्यूरियम के 42 डेज़ पास कर लेते हैं, तो वो बेस्ट टाइम है। अगर आपका पेशेंट इम्यून नहीं है तो उसको वैक्सीनेशन लगवाएं। मेरे पास एक्चुअली एक पेशेंट आई थी, शायद उसको एक जूनियर डॉक्टर ने देखा हुआ था, रुबेला IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थी और शी वॉज़ एडवाइज टर्मिनेशन। तो इसीलिए जो है मैं ये चाहती हूँ कि इसको अंडरस्टैंड आप ज़रूर करें, इसकी अहमियत को। उसके बाद हमने सेकंड ट्राइमेस्टर डिस्कस किया था। उसमें हमने मोस्टली जो है जो इश्यूज़ होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इवन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लेटर ऑन कंटिन्यू करते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम कुछ इश्यूज़, चूँकि आज हम थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आज हम कुछ इश्यूज़ जो पहले हमने कुछ डिस्कस किए थे और कुछ जो थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉमन इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो सबसे पहले हम वेट के बारे में बात करते हैं। 28 वीक्स के अराउंड जब आपके बच्चे की ऑलमोस्ट लंबाई तकरीबन 15 इंच के आसपास होती है, उस वक्त आपके बेबी का वेट ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 1.2 kg होता है। इसके बाद से बच्चा हर दिन के हिसाब से 25 ग्राम वज़न गेन करता है। यानी अगर आप देखें तो बाई 32 वीक्स जब आपका 8th मंथ स्टार्ट होता है, आपके बच्चे का वज़न तकरीबन 1.7 to 1.8 kg होता है। इसी तरह जब आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे का वज़न तकरीबन 2.7 से 3.3 kg के बिटवीन होता है। तो यानी अगर आपका बच्चा किसी भी स्टेज पे 7th में, 8th में या 9th मंथ में वज़न के हिसाब से लैग बिहाइंड करता है, तो इसका मतलब है वो परेशान हो सकता है। दूसरा ये कि अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़रा विज़िट्स आप मोर फ्रीक्वेंटली कराना स्टार्ट कर देते हैं। 28 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। 28 वीक्स से लेके 36 वीक्स तक आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपको हर 2 हफ्ते के बाद कॉल करेंगी अपॉइंटमेंट के लिए, और फ्रॉम 36 वीक्स टिल टर्म आपको वो वीकली एडवाइस करेंगी।
40 वीक्स तक तो वो आपको वीकली बुलाएंगी। 40 वीक्स से ऑनवर्ड्स अगर वो चाहती हैं कि आपको 41 वीक्स तक या बियॉन्ड लेके जाएं, आपको मोर फ्रीक्वेंट ट्वाइस वीकली भी वो आपको कॉल कर सकती हैं। मूवमेंट्स जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़ाहिर सी बात आपको 18 to 20 वीक्स के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं। पहले आपका बच्चा छोटा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो आपको लगेगा कि बच्चा पहले बहुत हिल रहा था, और जो ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है क्योंकि स्पेस कम होती है, ग्रेजुअली बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है। स्पेस कम होने की वजह से बच्चा उस तरह से मूव नहीं करता। फ्रीक्वेंसी बच्चे की वही रहती है, लेकिन बच्चे की जो मूवमेंट की इंटेंसिटी है वो इतनी नहीं रहती, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आपके बच्चे का एक पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है। नॉर्मली बच्चे मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा हिलते हैं, तो आपको 28 वीक्स के बाद डॉक्टर कह सकते हैं आप अपनी मूवमेंट्स का रिकॉर्ड रखिए, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स को जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही होती है या जिनके नकल कॉर्ड यानी गर्दन में बच्चे की नाड़ू का होना, उनको डॉक्टर कह सकती हैं आप अपनी मूवमेंट्स का ख्याल रखें। अब मूवमेंट्स का ख्याल कैसे रखना है? खाली पेट कभी भी हरकत रिकॉर्ड ना कीजिए, ना बैठ के करें। आप बाईं तरफ करवट करके लेटें और 2 आवर्स में आपने 10 मूवमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं। अगर 2 आवर्स से पहले ही 10 मूवमेंट्स होगी तो दैट इज़ इनफ, यानी 2 आवर्स में एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स होनी चाहिए। हो सकता है आप 30 मिनट्स के अंदर ही बच्चा 10 मूवमेंट्स करें, तो ये आपके काउंट करें सुबह और शाम के टाइम। लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में लेटना और कुछ खाने के बाद लेटना। अगर आप खाली पेट लेटेंगे तो आपका बच्चा शायद उस तरह से हरकत ना कर पाए। तो अगर आपकी मूवमेंट्स कम हो रही हैं या आपके जो बच्चे का नॉर्मली पैटर्न ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो गया है, जिस तरह से आपका बच्चा नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, बच्चे का एक अपना पैटर्न होता है, अगर वो भी चेंज हो गया तब भी आप डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो है ग्रोथ इश्यूज़, बच्चे के अंदर ग्रोथ इश्यूज़। हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, फीटल होते हैं, मैटरनल होते हैं, प्लेसेंटल होते हैं या यूट्राइन कॉजेज़ होते हैं। तो मोटे मोटे कॉजेज़, मेल न्यूट्रिशन नहीं रहनी चाहिए, आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपनी खुराक ठीक रखनी है, आप एनीमिक ना रहें। जहाँ जब भी एनीमिक हैं तो उसका ट्रीटमेंट लाजमी कराएं। अच्छा, अब जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ना, अक्सर पेशेंट्स आते हैं जी हमारी HB कम है, हम खुराक के ज़रिए करेंगे, जबकि वो पूरा 28 वीक्स तक ऑलरेडी वो खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये राइट टाइम है। अगर आपकी HB कम है तो आप IV आयरन की ड्रिप्स लगवाएं। 36 वीक्स से पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आयरन की ड्रिप्स के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा 36 क्रॉस कर जाएं उसके बाद डॉक्टर के पास वो IV आयरन की जो ऑप्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ब्लड के हैज़र्ड्स होते हैं। जब आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसमें हो सकता है जो ब्लड आपको लग रहा है वो विंडो पीरियड में हो सकता है उस पर हेपेटाइटिस C वायरस या मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शंस। सारी स्क्रीनिंग तो होती नहीं है ब्लड की, ठीक है, हो सकता है वो आपको मुंतकिल हो, लेकिन ये कि जो IV आयरन इन्फ्यूजन्स होती हैं वो बिल्कुल इन्फेक्शन लेस होती हैं, उससे आपको कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर मुंतकिल नहीं होता है, तो वो सेफ़ होती हैं। तो ये बेस्ट टाइम है 28 वीक्स से लेकर 36 वीक्स तक आपको अपना HB बिल्डअप करना चाहिए। अब नॉर्मली तो प्रेगनेंसी के दौरान HB 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर बिल्कुल ठीक होता है HB, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स में जो मेरे RH नेगेटिव पेशेंट्स हैं, O नेगेटिव, B नेगेटिव, ये तो ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं, हमें मिलते भी नहीं हैं ब्लड से ईजीली। मैंने अपने पेशेंट्स का जो एट रिस्क ऑफ हेमरेज हो, जैसे नेगेटिव ब्लड आपको मिलता नहीं हो, तो मैं अपने पेशेंट्स का टारगेट रखती हूँ कि इनके HB में कम से कम 12 तक टारगेट रखूँ। जो बाकी RH पॉजिटिव होते हैं, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, उनमें मेरा यही टारगेट होता है। अगर 11 भी है दैट इज़ इनफ। ऑल्दो थर्ड ट्राइमेस्टर में 10.5 HB नॉर्मल है, बट आई स्टिल कीप the 11 target for my RH positive patients and 12 for RH negative patients। इसी तरह जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं या जिनका पानी ज़्यादा पॉलीहाइड्रामियोस है या जिनका बच्चा बहुत साइज़ में बड़ा है, उनको भी जो है मेरा टारगेट ये होता है 12 तक HB रखूँ। तो एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन या आपको कोई हाइपरटेंशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, या इसी तरह बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है,
या प्लेसेंटा के अंदर कोई इन्फाक्ट्स है, थ्रोम्बोसिस है, कोई भी क्लॉट्स वगैरह हो या इन्फेक्शन हो जिनकी पानी की थैली फट जाती है, उनके अंदर प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन्स का इन्फेक्शन हो सकता है। या बच्चे के अंदर इटसेल्फ कॉजेज़ हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या उसके अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रोथ इश्यूज़ कॉमन जो है वो खून की कमी और मेल न्यूट्रिशन है। ये तो इन दो को बहुत ज़रूरी है, इनकी तरफ आप तवज्जो करें। कॉमन एक एनीमिया और खुराक प्रॉपर ना हो, इसकी वजह से बच्चे ग्रोथ का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। ये जो 2 वजूहात मैं आपको बता रही हूँ, तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। हर महीने आपका ग्रोथ स्कैन होगा, वज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कितना कितना होना चाहिए, तो डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। तो फिर ग्रोथ अगर कम है तो हो सकता है खून बच्चे को सही ना मिल रहा, ऑक्सीजन सही ना मिल रहा, तो उसमें फिर डॉक्टर जो हैं वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी आपके एडवाइस करेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी डॉपलर की टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मल आ रहे हैं तो वो 2-2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, एब नॉर्मल है तो वो वीकली भी कर सकते हैं। अगर एब्सेंट या रिवर्स वो आपको एडमिट करके हो सकता है ट्वाइस डेली भी आपका करें डॉपलर, ठीक है। और रिवर्स में तो बिल्कुल आपका डॉक्टर फ़ौरन आपको सर्जरी करेगा। एब्सेंट में भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा मंथ जा रहा है, ठीक है। उसमें एब्सेंट डॉपलर फ्लो अगर हो तो उसमें मुश्किल से बच्चे 4 से 5 दिन निकालते हैं। रिवर्स में तो 24 आवर्स के अंदर बच्चे की डेथ होती है, तो उसमें तो इमीडिएटली आपका डॉक्टर आपको डिलीवर करेगा और थ्रू सिजेरियन करेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो नॉर्मल लेबर नहीं ले सकता। अच्छा, जो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं पहले से, जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, वो लेबर का स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि लेबर में थोड़ा बहुत हाइपोक्सिया बच्चे को होता है लेबर के दौरान। तो जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा होगा, जो बहुत वज़न में कम होगा, जिसका डॉपलर डिरेंज है, वो बच्चा लेबर का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है डायरेक्ट सिजेरियन, तो उसमें आपके बच्चे की सेफ्टी होती है। फिर 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। पेशेंट्स जो ज़्यादातर परेशान होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, जो फर्स्ट मदर्स होती हैं उनको नहीं पता होता है कि लेबर कैसी होगी, कैसे पेन पता चलेगा पेन आ रही है। एक होती है ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस, ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करी होती हैं टुवर्ड्स लेबर। ये इनफ्रीक्वेंट होती हैं, रैंडम सी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मोस्टली में पेनलेस होती हैं, और इसमें अगर आपको डॉक्टर चेक करें इंटरनली तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती हैं। लेकिन अगर पेन्स आपकी रेगुलर हो रही हैं, यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आ रही हैं, वो ग्रेजुअली मोर इंटेंस और रेगुलर हो रही हैं और ग्रेजुअली मोर इंटेंस हो रही हैं, पेनफुल हैं, वो आपकी लेबर हो सकती है। और लेबर मुख्तलिफ़ तरह से आपको फील हो सकती है, लाइक आपको पेट सख्त हो सकता है वक्फे वक्फे से, आपको बैक एक हो सकती है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको पीरियड लाइक पेन हो सकती है, या समटाइम्स चूँकि आपका हेड नीचे चला जाता है, बोन में जाता है, तो जब आप लेबर में जाते हैं तो वह हेड नीचे मज़ीद जाने की वजह से आपको जो ड्रॉपिंग हो रही होती है और मज़ीद हेड डाउन जाने की वजह से भी आपको प्रेशर की भी कंप्लेन हो सकती है। या समटाइम्स पेशेंट्स नोज़िया या डायरिया की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि जब आप लेबर स्टार्ट होती है तो आपके इंटेस्टाइन्स भी लूज़ हो रहे होते हैं, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो अगर आपका 37 वीक्स क्रॉस हो चुका है, आपको ऐसे ही कोई कंप्लेंट्स है, तो आपकी लेबर पेन्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपका वाटर बैग लीक हो सकता है। वाटर बैग लीकेज जो है नॉर्मली तो 37 के बाद ही आप करेंगे, क्योंकि मेचोरिटी 37 के बाद स्टार्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लेबर का साइन एंड सिम्टम, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पेन ही पहले स्टार्ट हो। कुछ पेशेंट्स को वाटर बैग पहले रप्चर करता है, उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाती हैं। अब वाटर बैग जब रप्चर करता है वो 2 तरह से कर सकता है। एक तो आपका वाटर बैग रप्चर करेगा, एक सडन गश ऑफ फ्लूइड आएगा, ठीक है। बाज़ लोगों को सडन गश नहीं आता, बाज़ लोगों को थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा निकलता होता है, लेकिन वो बिल्कुल वाटरी होगा, ठीक है। समटाइम्स लेबर के बाद आपका मतलब आपकी पेन्स एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद आपका वाटर बैग रप्चर करता है। बाज़ दफ़ा आपका वाटर बैग पहले रप्चर कर जाता है और उसके बाद लेबर स्टार्ट होती है। अगर म्यूकस प्लग आपका निकल जाए, म्यूकस प्लग एक जल्दी सी होती है जो आपकी बच्चेदानी के मुंह के अंदर यानी सर्विक्स के अंदर होती है।
ये म्यूकॉइड सा एक म्यूकस सा प्लग होता है जो नॉर्मली आपके बच्चे को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर आपका 37 वीक्स हो गया और उसके बियॉन्ड है और आपने अपना म्यूकस प्लग रिलीज़ कर लिया है तो हो सकता है कुछ ही दिनों में आप लेबर में जाने वाले हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको लेबर में स्टार्ट हो जाते हैं। म्यूकस प्लग का रिलीज़ हो जाना, वाटर बैग रप्चर करना या लेबर पेन होना, और समटाइम्स आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसके लिए डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। और ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट का पहले म्यूकस प्लग वो नोटिस करे कि उसको निकल गया है। बाज़ लोगों को डायरेक्टली लेबर वो नोटिस ही नहीं करती हैं और उनको लेबर स्टार्ट हो चुकी होती है। पेशेंट्स जो हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर, वो किस तरह से क्या पोजीशन अडॉप्ट करे जिसकी वजह से उनको कम से कम लेबर पेन हो। हमारी मोस्टली पेशेंट जो है वो सीधा लेट जाती हैं या लिथोटमी पोजीशन में रहती हैं, तो उससे पेन आपको ज़्यादा फील होता है। बेस्ट पोजीशंस जो लेबर के दौरान जिससे आपको कम से कम पेन हो वो होती है अपराइट पोजीशन। आप बिल्कुल चेयर में भी बैठ सकती हैं, आप किसी साइड पे बेंच पे भी बैठ सकती हैं। हॉस्पिटल्स में इवन बर्दिंग बॉल्स भी होती हैं, उनके ऊपर आप बैठ के लेबर ले सकते हैं। बहरहाल अपराइट पोजीशन एक बेहतर पोजीशन है जिसमें आप कम से कम पेन फील करेंगी और ये आपके बर्दिंग प्रोसेस में भी आपकी आसानी पैदा करेगा। इसके अलावा एक ऑल फोर पोजीशन होती है जिसे हम सजदा पोजीशन कहते हैं, या डीप स्क्वाट्स होती हैं, उस पोजीशन में आप बैठें। इससे न सिर्फ आपकी पेन कम होगी बल्कि ग्रेजुअली आपके बच्चे का हेड नीचे डिसेंड करेगा और आपकी डिलीवरी में आसानी और आपका इवन जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग होने से बच जाएगा। आपकी लेबर शॉर्टन हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज में एक बेड दिया जाता है जिस पे आप लेटती हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटी नहीं है उससे आपको न सिर्फ लेबर पेन ज़्यादा महसूस होगी बल्कि आपका लेबर भी प्रोलॉन्ग होगा। कुछ पेशेंट्स लेबर टॉलरेट नहीं कर पाती हैं तो वो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए ट्राई कर सकती हैं। इसके कोई इतने हैज़र्ड्स नहीं हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो सकती है, लेकिन इससे आपकी फर्स्ट स्टेज बहुत शॉर्टन होती है। आपकी लेबर की स्टेजेस होती हैं। एक होता है आपका लेटेंट फेज़, यानी आपकी बच्चेदानी जब पूरी 10 सेंटीमीटर खुल जाती है उसके बाद आपके बच्चे की डिलीवरी होती है। 4 सेंटीमीटर से पहले तक की डायलिटेशन आपका लेटेंट फेज़ होता है। 4 सेंटीमीटर से ऑनवर्ड्स 10 सेंटीमीटर तक ये आपका एक्टिव फेज़ होता है। जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी जिनकी हो रही होती हैं, जो प्राइमीज़ होती हैं, फर्स्ट मदर्स होती हैं, उनमें लेबर, उनमें लेटेंट फेज़ जो है इट कैन बी वेरी लॉन्ग। वो 18 घंटे 20 घंटे भी लग सकते हैं। जो मल्टीज़ होती हैं जिन्होंने पहले डिलीवरी की होती है उनमें 14 आवर्स लग सकते हैं लेटेंट फेज़ में। लेकिन जो एक्टिव फेज़ है, जो प्राइमी है, जो फर्स्ट मदर है, उसको ये अक्सर पेशेंट्स को नहीं पता होता। हमें वो पूछते होते हैं पेशेंट्स कि डॉक्टर साहिबा कितना, या फैमिली पूछ रही होती है कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में हमारा पेशेंट डिलीवर हो जाएगा। तो उसमें ये होता है जो फर्स्ट मदर्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होती है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। अगर वो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो 10 सेंटीमीटर तक होने में उसको 6 घंटे लग सकते हैं। इसी तरह जो मल्टीज़ हैं उनकी डायलिटेशन 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से वो डायलेट करती हैं, यानी वो 3 सेंटीमीटर उनकी सिर्फ 2 घंटे में डायलिटेशन होती हैं, तो उनका फिर इससे भी ज़्यादा क्विकर प्रोसेस होता है। उसके अलावा फिर सेकंड स्टेज में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अच्छा, एपिड्यूरल का फ़ायदा ये है कि ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये जो आपकी 10 सेंटीमीटर तक की डायलिटेशन है, ये आपकी बड़ी क्विक हो जाती है एपिड्यूरल से। इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है। लेकिन उसका एक नुकसान सिर्फ ये होता है ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें आपकी सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो सकती है। मतलब नॉर्मली अगर एक प्राइमी है उसको 1 to 2 आवर्स लग सकते हैं। सेकंड स्टेज मतलब फुल्ली डायलेट होने के बाद बच्चे की डिलीवरी तक उसको 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन एपिड्यूरल के साथ उसको एडिशनल 1 आवर लग सकता है। इसी तरह मल्टी है जिसको 1 घंटा लगता है तो उसको एपिड्यूरल के साथ एक एडिशनल 1 आवर लग सकता है। सिर्फ ये है, अदरवाइज़ जो भी हमारे पेशेंट्स एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेते हैं उनकी बड़ी कंफर्टेबल पेनलेस डिलीवरी होती है। बजाय इसके कि आप पेन के डर की वजह से अपना ख्वामख्वाह सिज़ेरियन कराएं,
मैं आपको ये एडवाइस करूँगी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से ना डरें, वो ज़रूर ऑप्ट किया करें। उससे आपकी फर्स्ट स्टेज शॉर्टन भी होती है और आपकी बड़ी स्मूथ डिलीवरी और पेनलेस डिलीवरी होती है। डॉक्टर्स जो हैं आपकी 35 वीक्स के अराउंड हो सकता है GBS स्क्रीनिंग करें। उसमें डॉक्टर आपका एक स्वैब टेस्ट करेगा विजाइना से, रेक्टम से, और हो सकता है वो अलग से यूरिन टेस्ट भी करे जिसमें वो GBS के लिए। GBS जो बैक्टीरिया होता है ये आपको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बच्चे के अंदर सेप्सिस, नमूनिया और मेनिंजाइटिस कर सकता है, जो कि गर्दन तोड़ बुखार होता है। तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है तो डॉक्टर आपको ड्यूरिंग लेबर IV एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देता है, ताकि आपके बच्चे की तरफ वो बैक्टीरिया लेबर के दौरान जो जा सकता है वो ना जाए और आपका बच्चा नमूनिया, सेप्सिस और गर्दन तोड़ बुखार से बचे। हमारे पेशेंट्स कुछ पूछते हैं कि अगर हम डिलीवरी के दौरान, क्योंकि जिनकी फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी होती है उनमें मोस्टली एपिजियोटमी यानी जो एक कट होता है, जो मीडियो लैटरल एक कट दिया जाता है, कुछ पेशेंट्स हमें कहते हैं हम उस कट से कैसे बचें। ठीक है, अच्छा, उसके लिए कुछ एक है पीरिनियल मसाज। जब आपके लास्ट वीक स्टार्ट हो जाते हैं आप पीरिनियल मसाज किया करें। पीरिनियल मसाज करने से आपका जो पीरिनियल ट्रॉमा है वो कम से कम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप कीगल्स एक्सरसाइजेस भी करें। ठीक है, उससे एक तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन हो जाता है। अच्छा, कीगल्स एक्सरसाइजेस लेटर ऑन आपको प्रोलैप्स से भी बचाती है। ये एक्सरसाइजेस करनी कैसे हैं? आप जो आपकी थाई है, इस थाई का फ्रंट ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई और जो आपके पीरिनियल मसल्स होते हैं उनको आपने स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है 4 सेकेंड्स के लिए, और फिर 4 सेकेंड्स के लिए आपने रिलीज़ करना है। इसी तरह 4 सेकेंड्स के लिए स्क्वीज़ करें, फिर 4 सेकेंड्स के लिए रिलीज़ करें। ये ऐसे ही है जैसे सपोज़ करें हमने यूरिन करना है पास और हमें कोई जगह नहीं मिल रही है, तो हम अपनी मसल्स को स्क्वीज़ करते हैं नीचे के मसल्स को रोकने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से है। ये एक्सरसाइजेस आप 10 टाइम्स थ्राइस अ डे करें लास्ट वीक्स में। इससे आपकी पेल्विक मसल फ्लोर जो है स्ट्रेंथन हो जाता है। पीरिनियल मसाज मैंने पहले ही बता दिया है कि वो अगर आप करेंगी उससे जो है आप एपिजियोटमी से बच सकते हो, क्योंकि आपका जो पीरिनियल मसल होता है वो और ज़्यादा लचकदार हो जाएगा, उसमें लचक आ जाएगी। तो जिस वक्त आपका बच्चा डिलीवर होगा तो आपका पीरिनियल ट्रॉमा या एपिजियोटमी से आप उस कट से बच सकते हो। और दूसरा, जैसे मैंने पोजीशंस बताई थी लेबर के दौरान, जो आप बिल्कुल सीधा लेट जाती हैं या लिथोटमी में आप लेट जाती हो, उसकी वजह से भी पीरिनियल ट्रॉमा का रिस्क बढ़ जाता है। आप सीधा लेटते हैं तो जाहिर सी बात है हेड नीचे नहीं आएगा, पीरिनियम थिन आउट नहीं होगा। आप लेटे रहोगे, पीरिनियम थिक रहेगा तो ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा। आप बैठ के लेबर लोगे, आप ऑल फोर्स पोजीशन या स्क्वाट्स करेंगे तो आपका जो पीरिनियल मसल है वो ज़्यादा उसमें लचक आएगी, वो ज़्यादा थिन आउट होगा, तो आपका पीरिनियल ट्रॉमा का रिस्क और एपिजियोटमी के रिस्क से आप बच सकते हो। फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनका नॉर्मली जो हेड की एंगेजमेंट है वो 36 वीक्स तक हो जाती है, और जो मल्टीज़ हैं उनका लेबर के दौरान ही हेड बोन में जाता है। अब जो फर्स्ट मदर्स हैं जिनका हेड एंगेजमेंट 36 वीक्स पे होता है, जब हेड एंगेज हो जाएगा हड्डी के अंदर तो उसमें आपको ऊपर से हल्कापन महसूस होगा, नीचे से अब आपको प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाता। आपको लगेगा आपको नीचे वज़न है, आपको हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अब आपके बच्चे का हेड नीचे हड्डी में चला गया है, वो एंगेज हो गया है, वो फिक्स हो गया है। तो अब आपको नीचे प्रेशर और पेन की कंप्लेन रह सकती है, लेकिन वो पेन कांस्टेंट पेन होगी। 36 वीक्स पे ये भी हमने चेक कराना ज़रूरी है कि क्या बच्चे का हेड डाउन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की बॉटम डाउन है, जिसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसमें हेड ऊपर होता है और नीचे बॉटम होती है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है, इन्हें बच्चा जो उल्टा होता है वो भी पोजीशन हो सकती है या ट्रांसवर्स। उसमें आपके एक फ्लैंक में हेड होगा, दूसरे फ्लैंक में आपके बच्चे की बॉटम होती है। ठीक है, वो ट्रांसवर्स पोजीशन।
अब जो ब्रीच या ट्रांसवर्स होता है, इनकी ऑप्शंस हैं डिलीवरी की। या तो आपका डॉक्टर जो है आपकी ईसीवी करेगा, एडवाइस करेगा। जो प्राइमी ग्रेविडास होती हैं जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है, उनमें चूँकि 36 के बाद हेड की एंगेजमेंट हो जाती है, या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर बॉटम नीचे है तो वो फिर एंगेज हो जाएगा 36 तक के उसके बाद। तो इसीलिए डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप 36 पे ईसीवी कराएं। और जिनका एक से ज़्यादा बच्चे हैं उनका डॉक्टर 37 वीक्स पे रिकमेंड करेगा कि आप ईसीवी करवाएं। अब ईसीवी बेसिकली क्या प्रोसीजर है, इसमें डॉक्टर एक आपको इंजेक्शन देगा। सबसे पहले तो आपकी सीटीजी करेगा, कार्डियोटोकोग्राफी, जिसमें आपके बच्चे का, जिस तरह हम बड़ों की ईसीजी करते हैं इसी तरह बच्चों की सीटीजी होती है, कार्डियोटोकोग्राफ। उसमें आपके बच्चे का हार्ट देखा जाता है कि मूवमेंट्स कैसी हैं, उसकी तरफ ऑक्सीजन ठीक पहुंच रही है या नहीं, वो डिस्ट्रेस में तो नहीं है, वो हेल्दी है, तो वो चेक करेगा। जब डॉक्टर एक ट्रेस निकालेगा सीटीजी को, वह इंश्योर करेगा कि आपका बच्चा ठीक है। इससे पहले उसने ईसीवी के लिए चेक की होंगी चीज़ें कि गले में कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, उसका बिल्कुल फ्लेक्स्ड पोस्चर होना चाहिए और पानी ठीक होना चाहिए, बच्चा बहुत ओवरवेट भी ना हो और उसको शुगर ना हो, बेहतर है। तो वो आपको फिर ईसीवी करेगा। अगर सीटीजी ठीक आ रही है वो ट्रेस लेके उसके बाद एक इंजेक्शन देगा वेंटोलिन का सबकी, उससे आपके बच्चेदानी के पट्टे ढीले हो जाएंगे और फिर डॉक्टर आपका जो है एब्डोमिनली वो बच्चे को रोटेट करके उसका हेड डाउन और बॉटम अप होगी, इससे यानी बच्चे को सीधा किया जाएगा। जब आपका बच्चा सीधा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर उसके बाद पोस्ट ईसीवी सीटीजी करेंगे, 2-3 घंटे आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जब आप 2-3 घंटे बाद दोबारा सीटीजी करेंगे, वो इंश्योर करेंगे वो ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद आपको दोबारा वो कॉल करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका बच्चा दोबारा टर्न हुआ है कि बॉटम डाउन और हेड अप दोबारा हो गया। उस सूरत में डॉक्टर आपको इलेक्टिव सिजेरियन एडवाइस करेंगे। अगर वो सीधा ही है तो फिर आपको वो वीकली कॉल करते रहेंगे जब तक आप लेबर में चले जाएं। या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर कहे आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें कि मेरा दोबारा ब्रीच हो गया तो दोबारा ईसीवी करें, तो अगर वो दोबारा अटैम्प्ट भी करेगा फिर साथ ही स्टेबलाइजिंग इंडक्शन, यानी उसी वक्त या पानी की थैली फाड़ेगा या आपको इंड्यूस करेगा ताकि आप दोबारा बच्चा उल्टा ना हो जाए। और इसी तरह अगर ट्रांसवर्स में है, हेड साइड पे, बॉटम साइड, दूसरे फ्लैंक में, तो उसमें भी आपको डॉक्टर ईसीवी एडवाइस कर सकता है। इसमें बहुत लेस रिस्क्स हैं। इवन मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, डॉक्टर साहब हैं एक, नाम उनका नहीं लूँगी, उनको मैंने ईसीवी उनकी बेगम के लिए सजेस्ट की, हालांकि मुझे लग रहा था बड़ी इजीली रोटेट करेगा उनका बच्चा, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो तो मान गए, शायद उनकी फैमिली को लगा बहुत, हालांकि मैंने उनको बताया भी लेस देन 0.5% रिस्क्स हैं कॉर्ड एंड प्लेसेंटल एक्सीडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी में पिछले 6 साल से ईसीवी कर रही हूँ और कभी भी किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी मुझे मदर्स याद हैं, अभी भी पेशेंट्स आते हैं, दुआएं देते हैं कि उनके बच्चे सीधे किए हैं और ऑब्वियसली उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। जब हमें लग रहा होता है ईसीवी के दौरान ही हमें, जब हम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, हमें उसी वक्त डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये क्या ईसीवी हो पाएगी। डॉक्टर कभी भी एग्रेसिवली बच्चे को रोटेट करने की कोशिश नहीं करता। डॉक्टर्स आर ऑलवेज वेरी जेंटल विद द बेबी, वो बहुत जेंटली उसको हैंडल करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर उनको लग रहा होता है बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है तो डॉक्टर्स देयर एंड देन ही स्टॉप कर देते हैं, वो फिर ईसीवी नहीं करते हैं, अटेंडेंट्स को कह देते हैं। क्योंकि जो प्राइमीज़ होती हैं, फर्स्ट मदर्स होती हैं, उनमें सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है 40%। जो मल्टीज़ होती हैं उनमें रिस्क ऑफ सक्सेस ज़्यादा है, 60% है। उसकी रीज़न है जो प्राइमी होती है उसके एब्डोमिनल टोन ज़रा ज़्यादा होती है, जो मल्टी होती है उसका पेट ढीला होता है, इसीलिए ज़्यादा चांस होता है उसमें वो रोटेट होने का। 36 वीक्स के बाद चूँकि अब आपका बच्चा सीधा है, अगर आपका बच्चा सीधा अब हो गया या पहले से सीधा है, अब डॉक्टर ने देखना है कि क्या प्राइमी में हेड की एंगेजमेंट होती है नहीं। नॉर्मली हेड एंगेज 36 वीक्स पे प्राइमी का हो जाता है जो फर्स्ट मदर्स हैं, तो उनमें फिर अगर हेड की एंगेजमेंट नहीं होती है तो पेशेंट्स हमसे या फैमिलीज पूछती हैं हमारे नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस हैं या हमारे सिजेरियन के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बच्चे की हेड की एंगेजमेंट बोन में हो गई है तो आपके
हाई चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन डॉक्टर आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि 100% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, क्योंकि वो टिल द एंड ऑफ डिलीवरी आपको खुद भी नहीं पता होगा कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। अच्छा, अगर हेड एंगेज नहीं हो रहा है उसमें 90% चांसेस सिजेरियन के हैं और 10% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के हैं, लेकिन वो 10% चांस भी हम ले लेते हैं। मैं तो एज ऑब्स्टेट्रिशियन वो चांस लेती हूँ। कभी क्या होता है, कभी हो सकता है कॉर्ड अराउंड नेक हो, उसकी वजह से हेड एंगेजमेंट ना हुई हो, या जो आपकी पेल्विक बोन होती है उसका जो इनलेट होता है अंदरूनी हड्डी, हो सकता है वो तंग हो इसलिए बच्चे का सर हड्डी में ना गया हो, या समटाइम्स क्या होता है कि आपका बच्चा होता तो सीधा है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मैल पोजीशन होती है, तो जब आप लेबर में चले जाते हो वो थोड़ा सा टिल्ट करेक्ट होता है तो हड्डी में चला जाता है। इसीलिए हम वो 10% चांस ऑफ जो नॉर्मल डिलीवरी है वो लेते हैं कि हो सकता है बच्चा मैल पोजीशन हो, तो वो जब लेबर में आप जाओगे तो वो हेड की एंगेजमेंट हो जाएगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो मैल पोजीशंस करेक्ट हो जाती हैं और वो डिलीवर हो जाते हैं। नॉर्मली तो ये है कि 37 वीक्स या 38 वीक्स पे आपका डॉक्टर आपकी पेल्विक असेसमेंट करेगा, आपको असेस करेगा, और हो सकता है वो आपको टर्म पे 9th मंथ के दौरान मेम्ब्रेन स्वीप करे। मेम्ब्रेन स्वीप में क्या होता है कि डॉक्टर अपनी फिंगर्स इंसर्ट करेगा आपकी बच्चेदानी के मुंह के अंदर, ठीक है, वो उसको बिल्कुल पूरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनकी मर्जी है जिस तरह से घुमाएं। उससे क्या होता है कि जो आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है बच्चे की, वो बच्चेदानी के मुंह से थोड़ी सी अलग हो जाती है, और ये कोई नुकसानदेह नहीं होती, इसमें हल्की सी आपको ब्लीडिंग और हो सकता है आपको पेन उसके बाद ही स्टार्ट हो जाए, या कुछ देर पेन रहे वो सेटल डाउन हो जाए। तो उससे क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो रिलीज़ होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसी बात है वो आपकी नेचुरल लेबर स्टार्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है, ये जो मेम्ब्रेन स्वीप होती है। तो मैं तो अपनी पेशेंट्स का मेम्ब्रेन स्वीप करती हूँ ताकि कम मुझे उनको इंडक्शन की तरफ लेके जाना पड़े, या अगर मैं इंड्यूस करूँ तो उनकी जो सर्वाइकल फाइंडिंग्स हैं, बच्चेदानी की मुंह की जो फाइंडिंग्स हैं वो बेहतर हो जाए। अगर जैसे बच्चेदानी क्या होती है, ये एक पाइप की तरह होती है जो लंबी सख्त होती है, इसको सिर्फ खोलना नहीं होता, इसकी लंबाई भी कम करनी होती है। तो जब हम इंडक्शन करते हैं, अगर एक पेशेंट की बच्चेदानी की मुंह की लंबाई फुल लेंथ है, ये बहुत हार्ड है, फर्म है, और सिर्फ 1 फिंगर या बाज़ दफ़ा नहीं भी जाती है, तो स्वीप से अच्छा, अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल क्लोज्ड होती है तो आपका डॉक्टर जो है फिंगर इंसर्ट ही नहीं कर पाता है उसको स्वीप करने के लिए, तो वो मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये अब अगर 1 फिंगर बहुत रेयर ही होता है, कि बहुत कम ही होता है कि आपको बिल्कुल ही क्लोज मिले, ज़्यादातर 1 फिंगर इतनी तो मिल ही जाती होती है। तो अब ये जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इससे होता है कि जब आप 1 वीक के बाद दोबारा पेशेंट को कॉल करते हैं, आप फाइंडिंग्स बेहतर पाते हैं। जैसे अगर आप 1.5 डायलेटेड थे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम डॉक्टर चेक करे तो आप 2 फिंगर डायलेटेड हों, 2.5 सेंटीमीटर डायलेटेड हों। तो उससे अगर लेटर ऑन आप इंडक्शन में भी लैंड करते हो तो आपके चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी जाहिर सी बात है बेहतर हो जाएंगे। जितनी आपकी बच्चेदानी इंडक्शन के ज़रिए खोलने में आसानी होगी, उतनी आपके चांसेस डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। जितना, इसको हम बिशप स्कोरिंग कहते हैं, जो बच्चेदानी का हम चेक करते हैं कितनी लंबी है, कितनी सख्त है, कितनी उसकी लंबाई, इसको बिशप स्कोरिंग। तो जितना बेहतर आपका बिशप स्कोर होता है तो उतने चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हमसे ये भी पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहिबा हमें ये बताएं कि हमने इंडक्शन नहीं करनी, इंडक्शन ज़्यादा पेनफुल होती है नेचुरल लेबर। इसमें कोई शक नहीं है, इंडक्शन जो है ज़्यादा पेनफुल है, या जो ड्रिप हम लगाते हैं ऑक्सीटोसिन की वो ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि उसमें फास्ट रैपिडली कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रही होती हैं। जो आपका नेचुरल लेबर होता है उसमें स्लोली कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रही होती हैं, तो वो आपकी इंडक्शंस और ऑगमेंटेशंस नो डाउट वो ज़्यादा पेनफुल होती हैं, आपकी नेचुरल लेबर बेस्ट होती है। लेकिन हमेशा ये दिमाग में रहे कि जो भी हो, चाहे नेचुरल लेबर हो चाहे इंडक्शन हो, दोनों में आपका बच्चा आपके पास आना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आपका डॉक्टर तभी आपको इंडक्शन एडवाइस करेगा जब वो आपके बच्चे के लिए या आपके लिए बेहतर है। डॉक्टर कभी भी आपको अनड्यू इंडक्शन एडवाइस नहीं करेगा, उसमें उनको यकीनन ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा, उनको आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ्टी नज़र आ रही होगी। क्योंकि जैसे पानी की कमी हो जाती है
या जैसे LFTs डिरेंज हो जाते हैं, आपके जिगर के, आपके जिस्म पे ख़ारिश होती है, ख़ास तौर से आपके हाथों पे, आपके पैरों में ख़ारिश होती है, या आपकी पूरी बॉडी पे ख़ारिश होती है, लेकिन आपको कोई रैश नहीं होती है, आप जॉन्डिस डेवलप करते हो, आप अपनी LFTs कराते हैं और डिरेंज आ जाते हैं, तो उस वक्त फिर डॉक्टर आपको 38 वीक्स में इंडक्शन कहेगा, क्योंकि 38 वीक्स के बाद स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ये कभी भी मेकोनियम पास कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं होता है जिससे आप ये प्रेडिक्ट करें बच्चे ने किस वक्त स्टूल पास करना है, वो आपके बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। अब आप टर्म पे 37-38 वीक्स पे चले गए हो तो बेहतर है कि आप इसको डिलीवर कराएं अगर आपके LFTs डिरेंज हैं। इसके अलावा हो सकता है ब्लड प्रेशर के टेस्ट आपके ख़राब हो गए, आप प्री-एक्लैम्प्सिया डेवलप कर गए हो, उस वक्त भी आपको डॉक्टर इंडक्शन एडवाइस कर सकता है। या पानी की कमी हो गई है या पानी की थैली फट गई है तो उसको लंबा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब पानी की थैली फट जाती है अगर उसमें 18 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर बच्चे को इन्फेक्शन होता है। आप अक्सर देखेंगे जब भी मदर की पानी की थैली फटे हुए 18 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर्स हमेशा बच्चों को IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो यानी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि डॉक्टर आपको जो है इंडक्शन एडवाइस करेगा। जब आप पोस्ट डेटेड हो जाते हो तब भी मेकोनियम का रिस्क बढ़ जाता है, तो डॉक्टर उम्मन यही कोशिश करेगा आपको ज़्यादा पोस्ट डेट्स भी ना करें प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें मेकोनियम पास होने का रिस्क होता है। इंडक्शन के तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, डॉक्टर आपको गोली भी रख सकते हैं विजाइना में, डॉक्टर आपको ज़ुबान के नीचे भी गोली रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। डॉक्टर आपके बच्चेदानी के मुंह में एक फोलीस कैथेटर होता है, नलकी रख सकते हैं, वो ज़रा मोर नेचुरल है, या उन पेशेंट्स का जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता बिशप स्कोर, तो उनमें वो हो सकता है वो मेथड पहले प्रेफर करें। 24 to 28 वीक्स पे आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना होता है टू रूल आउट कि आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं डेवलप किया है। वो हम पिछले सेकेंड ट्राइमेस्टर वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें फिर डॉक्टर आपको डाइट कंट्रोल या आपको मेडिसिन्स या आपको इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे कॉमन है वो हाइपरटेंशन आप डेवलप कर सकते हो। अब हाइपरटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दूसरी होता है जो आप प्री-एक्लैम्प्सिया डेवलप करते हो, और एक आप ऑलरेडी क्रॉनिक हाइपरटेंसिव होते हो। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन उसकी मैं बात कर रही हूँ। प्री-एक्लैम्प्सिया में होता क्या है कि आप नॉर्मली जैसे पेशेंट्स आती हैं उनको पीडल एडिमा होगा, पैरों पे सूजन होगी, टांगों पे सूजन होगी, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी सूजन बढ़ रही है, आपके हाथों में सूजन हो गई है, आपकी रिंग्स टाइट हो रही हैं, आपकी फेशियल एडिमा डेवलप कर रहे हो और आपका BP आप बढ़ भी रहा है साथ में, और आप दूसरे सिम्टम्स लाइक हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन डेवलप कर रहे हो, आपको सीने में अचानक शदीद दर्द या उल्टी स्टार्ट हो गई है, आपकी धुंधलाहट नज़र में धुंधलाहट हो रही है या चमकती हुई रोशनी महसूस हो रही है, तो ये एक ऐसे सिम्टम्स हैं, वार्निंग सिम्टम्स हैं कि खुदा न ख्वास्ता को फिट्स भी पड़ सकते हैं, आपको एक्लैम्प्सिया हो सकता है। इस सूरत में आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। किन किन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा होता है? वो ख़वातीन जो फ़र्स्ट टाइम डिलीवर हो रही होती हैं, फर्स्ट जिनकी प्रेगनेंसी होती है, या आपकी प्रेगनेंसी के दरमियान 10 ईयर्स से ज़्यादा गैप आ गया है, आपका पार्टनर चेंज हो जाए, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन हो, या आपकी पिछली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन रही हो, ऐसी ख़वातीन में या जिनकी उम्र ज़्यादा है, इनमें ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स या जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, 2 या ट्रिपलेट्स हैं, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उनमें भी ख़तरा ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स को भी डॉक्टर को फ़ौरन रुजू करना चाहिए। यानी शुगर और ब्लड प्रेशर तो बड़ा कॉमनली आप डेवलप करते हो प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसे पेशेंट्स के डॉक्टर्स मोर फ्रीक्वेंट विज़िट्स एडवाइस करते हैं,
वो आपकी मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट्स एडवाइस कर सकते हैं। कभी भी अपने डॉक्टर से ना कहें मैंने तो पिछले महीने या 2 महीने पहले टेस्ट कराए थे। अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है टेस्ट, तो लाजमी उसकी ज़रूरत महसूस की होगी उन्होंने, तो तभी कह रहे हैं, तो वो ज़रूर करवाएं। अच्छा, अब ऐसा है थर्ड ट्राइमेस्टर में कि आपको बिल्कुल अनवांटेड लोकेशंस पे अब हेयर ग्रोथ नज़र आएगी, चेस्ट पे, एब्डोमेन में गैर ज़रूरी बाल नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल है। और हेयर रिमूवल के तरीके, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट ये इंश्योर करें कि ऐसी चीज़ें जिनमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे ब्लीचिंग हो गई, डेपिलेटरी क्रीम्स हो गई और लेज़र, इनके बारे में इनफ स्टडीज़ नहीं है, तो ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे। 3 तरीके, ब्लीचिंग, डेपिलेटरी क्रीम्स और लेज़र हेयर रिमूवल, ये चूँकि इनफ स्टडीज़ नहीं है, ये तीनों तरीके आप हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हेयर डाई भी ना करें। लास्ट ट्राइमेस्टर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका सांस फूलना, उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी आपको, वो बिल्कुल नॉर्मल है। एज़ लॉन्ग एज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपको चेस्ट पेन नहीं है, आपके फिंगर नेल्स ब्लू नहीं हो रहे हैं, आपको पैल्पिटेशंस नहीं हो रही है, वो नॉर्मल है। अगर सिर्फ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बाकी दूसरे सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, पैल्पिटेशंस भी इसी तरह से पेशेंट्स फील करते हैं कि पैल्पिटेशन स्टार्ट होगी। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट का बढ़ना क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि 15 से 20 बीट्स पर मिनट आपका नॉर्मली राइज होता है। यानी अगर आपका 80 बीट्स था प्री प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है अब आपका हार्ट रेट 95 हो, इवन 100 हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर पैल्पिटेशंस के साथ आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या आपके फिंगर नेल्स ब्लू हो रहे हैं, या आपके लिप्स ब्लू हो रहे हैं, तब आप डॉक्टर से लाजमी रुजू करें और एनीमिया लाजमी रूल आउट करवाइए। मुझे पता है ये लास्ट ट्राइमेस्टर जो है, ख़ास तौर से लास्ट वीक्स में हैं, बहुत एंजाइटी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है। एक्साइटमेंट होती है कि एक नया मेहमान आपके घर में आने वाला होता है, और एंजाइटी होती है कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा और खैर खैरियत से सारा होना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से होगा। और हमें भी इसी में खुशी होती है कि वी ऑल्सो वांट टू सी अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। अगर आपने कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट छोड़ जाएं और देखते रहिए ग्रीन प्लस हेल्थ।